विद्यार्थियों नमस्कार। यूजीसी नेट की तैयारी की इस क्लास में के डॉक्टर के की हिंदी में मैं कालूलाल कुल आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और हम बातचीत कर रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य को समझने के सिलसिले को लेकर के, और हमने समझा कि शुक्ल जी का जो लेखन है वो कितना व्यापक और विस्तृत है, और उनकी रेंज को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से शुक्ल जी हमें बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारे दृष्टिकोण देंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शुक्ल जी की हम सब बातों से सहमत हैं, लेकिन शुक्ल जी को पढ़ते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो निरंतर स्पष्ट होता जाएगा, और हम बहुत सारी चीज़ों को समझते जानते समझते जाएंगे। और हम बात कर रहे थे उनके प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है, जो आपके नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है। बहुत लंबा निबंध है, लेकिन बहुत बेसिक निबंध है। सिर्फ और सिर्फ नेट की परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि अगर अब आप बाकी जीवन में आगे कुछ साहित्य पढ़ना चाहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में कुछ लिखना पढ़ना चाहते हैं, कविता कहानी को समझना चाहते हैं, उस गहराई को समझना चाहते हैं, प्रकृति के सौंदर्य, जीवन की विविधता, हृदय की अनुभूतियों के जो तमाम आयाम हैं, तो आचार्य शुक्ल के लेखन से गुजरना बहुत ज़रूरी है। चिंतामणि उनका निबंध संग्रह है, उनके 3 भाग में है, उसमें प्रकाशित है। देखिए, इसलिए उन्होंने नाम उसका चिंतामणि रखा। वो कहते हैं कि चिंता ही वो मणि है जो आपको बेहतर दुनिया में ले जा सकती है। अगर आप अपने काम की चिंता ही नहीं करेंगे तो फिर उस पर वर्क भी नहीं करेंगे और आलसी बने रहेंगे। तो आलस्य को त्यागना, छोड़ना बहुत ज़रूरी है, और चिंता और चिंतन दोनों करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो समझिए कि बाकी सारी चीज़ों को समझना, बाकी सारे कामों को करना हमारे लिए उत्तरोत्तर आसान और बेहतर होता जाएगा। शुक्ल का जो प्रभाव है, उनकी जो विराटता है या महानता है, अगर हम उसके पक्षों को समझने का अ, प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को समझते चले जाएँगे, और शुक्ल जी किस तरह से मनोविज्ञान की जो तमाम धारणाएँ हैं, उनको अपने निबंधों में बड़े विस्तार से और बड़े महीन तरीके से स्पष्ट करते हैं। देखिए, सभ्यता के आवरण और कविता में वो क्या कहते हैं, हमने कुछ-कुछ अलग वीडियो भी बनाए हैं, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन हम कुछ बातचीत करते हुए चलेंगे आगे कि किस प्रकार से सभ्यता के आवरण और कविता की क्या दशा है, और मनुष्य किस तरह से अपने ही स्वार्थों के संसार में कैसे घुलता जा रहा है और कैसे मिलता जा रहा है, और उसकी जो परिणति है, उसका जो प्रभाव है वो क्या किस दिशा में जा रहा है, तो उसको भी हम समझ सकते हैं कि भावों के विषयों और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर-भीतर बना है और बराबर बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से बेदखल एकदम वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है। इसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। प्रत्यक्ष व्यावहारिक दृष्टि से तो उसके क्रोध का विषय है वह दस्तावेज या कागज का टुकड़ा, पर उस कागज के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे और उसकी संततियों को अन्न वस्त्र न मिलेगा। उसके क्रोध का प्रकृत विषय न तो वो कागज का टुकड़ा है और न उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर। हमने कहा ना, वो सभ्यता का आवरण है, माध्यम है सिर्फ वो, है ना। पहले लोग कहते हैं कि सिर्फ लोग ओरल मौखिक बोल करके अपनी बातचीत कर लेते थे, लेकिन आजकल तो एविडेंस चाहिए हर चीज के लिए कि भाई तुमने मुझे कब पैसा दिया था। तो इसलिए वो कह रहा है कि किसी का भाई अगर चालाक है और वो उस दूसरे भाई की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए फर्जी दस्तावेज बना रहा है, तो वो जो कागज का टुकड़ा है वो कुछ भी नहीं, लेकिन वो उस जमाने की मांग है ना भाई, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस है। सरकार ने उसको मान्यता दे रखी है, इसलिए उसका महत्व है ना। तो अगर वो कागज का टुकड़ा उसके पास रहेगा तो कल कभी भी वो आपको अपनी संपत्ति से उन सारी चीजों से बेदखल कर देगा ना, और बेदखल करेगा तो उसके बाद क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो जो सभ्यता के जो आवरण है, जो महत्व है, उन चीज़ों पर आप ध्यान मत दीजिए, बल्कि उसके परे जो बाकी चीज़ें हैं, उनको समझने का प्रयास कीजिए। अगर उनको समझेंगे आप, तो शायद बाकी सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएगी। तो इसलिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो ये भेद है ना, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। अतः उसके क्रोध में और उस कुत्ते के क्रोध में जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है। कुत्ते के सामने दोनों, इसलिए दोनों कंपेयर कर रहे हैं शुक्ल जी कि कुत्ते के सामने से अगर कुछ छीन रहा है तो उसको भी क्रोध आएगा, तो वो
भाई को भी आएगा कि उसका अधिकार है, उसको कैसे छीन सकता है वो। इस रूप बदलने से होता यह है कि क्रोध आदि को भी अपना रूप बदलना पड़ता है। वह भी कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर समाज में आता है, जिससे मारपीट, छीन खसोट आदि भद्दे समझे जाने वाले व्यापारों का कुछ निवारण होता है। यह प्रच्छन्न ये प्रच्छन्न रूप ऐसा मर्म स्पष्ट नहीं हो सकता। प्रच्छन्न यानी छिपा हुआ रूप है ना, इसलिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि प्रच्छन्न रूप है ना, ये इतना अच्छा नहीं है। प्रच्छन्न यानी छिपा हुआ, जो स्पष्ट रूप से दिखता नहीं हो। ठीक, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं ना। इसी से इसकी प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। और कवि का काम क्या है, उस जो कुछ लिखा हुआ है उसके भीतर, मतलब समाज में जो कुछ घटित हो रहा है उसको, उसके अंदर जो चल रहा है उसको सामने लाना, उसको प्रस्तुत करना। इसलिए कह रहे हैं कि एक कवि का जो कर्म है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कि वो किस प्रकार से उस भावबोध को अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। जो जो सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों कवियों के लिए ये काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। उससे ये स्पष्ट होता है कि जो जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म भी कठिन होता जाएगा। मैंने कहा ना कि कवि कर्म कठिन होता जाएगा, क्योंकि दुनिया सभ्यता के नए नए आवरण आ रहे, नई नई चीजें आ रही है, और उसके माध्यम से आप मनुष्य के मन को, उसकी भावनाओं को, उसके भावों को शायद समझ पाएंगे या समझेंगे, लेकिन उसकी वो गहराई से पड़ताल नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुक्ल जी ने कहा ना, इस निबंध के लास्ट में कहते हैं कि कवि कर्म सबसे कठिन काम है और कविता की मनुष्य को हमेशा, हर रोज और हर पल आवश्यकता महसूस होगी, क्योंकि उसके संसार के भीतर के उन सारे आयामों को समझने के लिए, उन सारे भावों को समझने में कविता की क्या भूमिका होती है, कविता किस प्रकार का रोल अदा करती है, उन सारी चीजों को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए शुक्ल जी ये बात कह रहे हैं। ऊपर जिस क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया है, वह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा तो क्षोभ के साथ उसे कहेगा, भाई तुम ये सब इसलिए न कर रहे हो कि तुम पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ और मैं इस झोंपड़ी में बैठा सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुशाले ओढ़कर निकलें और मेरे बच्चे रात को भी ठंड में कांपते रहे। यह हुआ प्रकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण। ये जो वास्तविकता है उसको प्रत्यक्ष बता रहा है ना। भाई भाई यही कह रहा है कि भाई, यही कहेगा कि भाई तुम्हारे पास जब पैसा होगा, धन संपत्ति होगी, तो तुम तो आराम से रहोगे, लेकिन हमारी जो दुर्दशा होगी उसका कौन जिम्मेदार होगा, है ना। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि इस वास्तविकता को, इस हकीकत को समझने की आवश्यकता है। अगर हम इस वास्तविकता को, इस हकीकत को समझेंगे तो कवि की अनुभूतियां और कवि के भाव को भी समझ पाएंगे। इससे सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटाकर वे मूल गोचर रूप में सामने रख गए हैं, जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है और जो इस कारण भावों को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ है। कोई बात जब इस रूप में आएगी तभी उसे काव्य के उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया, इस वाक्य में रसात्मकता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर ध्वनिकार ने कहा कि देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते जाएं कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, तो ये छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकारी न होंगे। हमने कहा ना कि डायरेक्ट किसी बात को कहना कविता नहीं है। कविता को उस रसात्मक भाव के साथ शब्दों का विधान, कहा ना शुक्ल जी ने, शब्द विधान है वो। अब कवि उस शब्द के विधान को किस प्रकार से करता है कि हमें रस प्राप्त हो, है ना, रसात्मकता की बात कह रहे हैं। तो उस विधान को समझने की आवश्यकता है। डायरेक्ट कोई भी बात कह सकता है, गाली गलौज भी कर सकता है, लेकिन उसमें वो भाव पैदा नहीं होगा जो कविता में या काव्य में पैदा होता है या होना चाहिए। और जब वो भाव पैदा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उस वास्तविकता को समझना, उस सत्य को समझना उसके लिए एक मुश्किल और बहुत ही असंभव सा काम होगा। और जब मुश्किल और असंभव सा काम होगा तो हम उस वास्तविकता को, उस हकीकत को शायद समझ नहीं पाएंगे, उसके तमाम आयामों की हम पड़ताल ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शुक्ल जी बार बार उन सारी चीज़ों पर जोर दे रहे हैं और उन वास्तविकताओं से जोड़ने की बात कह रहे हैं कि उनको समझने की आवश्यकता है। विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा जो मूर्त और गोचर होंगे।
जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। भावों के अमूर्त विषयों की तह में भी मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे। मतलब जो कुछ अमूर्त चीजें होंगी वहां पर भी कुछ दिखने वाली चीजें होंगी, और कवि की दृष्टि ही देख सकती है। ये कहते हैं ना कि हर चीज का एक आभा मंडल होता है। मुक्तिबोध सदचित वेदना की बात करते हैं, फैंटेसी की बात करते हैं, तो ऐसे ही नहीं करते हैं। तो शुक्ल जी का जो कहना है, उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो सिलसिला है, वो ऐसे ही आधा अधूरा एकांगी नहीं है, बल्कि उसके बहुत सारे आयाम हैं जिन्हें हमें बड़े धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ और भरोसे के साथ समझने की आवश्यकता है। और इसलिए कहते हैं कि इस निबंध को तो बार बार पढ़ना चाहिए। हम जितना अधिक बार पढ़ेंगे, जितना अधिक बार समझेंगे इस निबंध को, समझे कि हमारी जो सोच है उसको लगातार वो परिष्कृत करेगा, हमें और साहित्य और संसार और समाज की जो आयाम है उनको समझने में वो हमारी बहुत गहरी मदद करेगा। जैसे यशोलिप्सा में कुछ दूर भीतर चलकर उस आनंद के उपभोग की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जाएगी, जो अपनी तारीफ कान में पढ़ने से हुआ करता है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है ना। कविता सिर्फ अर्थ की बात नहीं करती, उसमें बिंब चित्र बनना चाहिए। और उस बिंबात्मकता को, उस भाव को अगर हम समझ जाएंगे, तो कविता की वास्तविकता को भी समझ पाएंगे। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। रुपये का 1.5 भाव घी मिलता है, इस कथन से कल्पना में यदि कोई बिंब या मूर्ति उपस्थित होगी, तो वह तराजू लिए हुए बनिए की होगी, जिससे हमारे करुण भाव का न कोई लगाव होगा, न कुछ होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं। इस तथ्य तक हम अर्थ ग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुंचते हैं। 1 रुपये का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपये वाले को ही घी खा सकते हैं। इस रुपये वाले इस पर रुपये वाले तो बहुत कम है, इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती, रूखी सूखी खाकर रहती है ना। वो कह रहा है, शब्द को पूरा व्याख्या कर रहे हैं कि मतलब उस शब्द को अगर हम समझेंगे तो क्या है कि भाई घी बहुत महंगा है, तो इसमें कविता कहाँ है? इसमें तो हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि भाई बहुत महंगाई है समाज में, और गरीब लोगों के लिए छोटी से छोटी चीज खरीदना भी बहुत मुश्किल हो रहा है ना। तो इसलिए कविता कैसे बिंब, रस और भाव और करुणा को रचती है, और शब्द विधान जो कवि का है, उन सारी चीजों को हमारे सामने किस तरह से उपस्थित करता है, उसके प्रभाव को पैदा करता है, उस बात को समझने की आवश्यकता है। और तभी हम कविता के भाव को, कविता के मर्म को समझ पाएंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि इस निबंध को, कविता क्या है, निबंध जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो हिंदी के विशिष्ट और महत्वपूर्ण आलोचक हैं, उसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, गूंजने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, और उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। अगर हम उसको आत्मसात कर लेते हैं, तो बाकी सारी चीजों को समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। अगली कड़ी है कविता और सृष्टि का प्रसार, यानी कि कविता और संसार जो है, भौतिक संसार जो हमें दिख रहा है, उसको अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, तो हमारे सामने जो कविता का जो आयाम है, या कविता का जो महत्व है, उसकी वास्तविकता को हम कैसे समझ पा रहे हैं, समझ पाएंगे। हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतर प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। यदि अपने भावों को समेटकर मनुष्य अपने हृदय को शेष सृष्टि से किनारे कर ले, स्वार्थ की पशु वृत्ति में ही लिप्त रखे, तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी। यदि वह लहलाते हुए खेतों और जंगलों, हरी घास के बीच घूम घूम कर बहते हुए नालों, काली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों, मंजरियों से लदी हुई अमराइयों और पटपट के बीच खड़ी झाड़ियों को देखकर क्षण भर लीन न हुआ, यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंदोत्सव में उसने योग न दिखा, यदि खिले हुए फूलों को देख वह न खिला, यदि सुंदर रूप सामने पाकर अपनी भीतरी कुरूपता का उसने निर्वसन न किया, यदि दिन दुखी का आर्तनाद सुन वह न पसीजा, यदि अनाथों और बलवानों पर अत्याचार को होते देख क्रोध से न तिलमिलाया, यदि किसी बेढब और
विनोदपूर्ण दृश्य या उक्ति पर न हंसा तो उसके जीवन में रह क्या गया है। इस विश्व कथन की रस धारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए। अब देखिए ये शुक्ल जी बात बोल रहे हैं कि जिसको इस संसार से कोई मोह नहीं है, प्रेम नहीं है, हंसता नहीं है, रोता नहीं है, उसका जीवन क्या है? सूखे रेगिस्तान की तरह है। वो क्या जिंदगी जी रहा है? उसका जीना और ना जीना दोनों बराबर है ना? जब उसका जीना और ना जीना दोनों बराबर है तो उस स्थिति में, उस वास्तविकता में बाकी सारी चीज़ों को समझना, उसके आयामों को समझना, उसके दृष्टिकोण को समझना कितना महत्वपूर्ण है, तो सारी चीज़ें तब हमको समझ में आएगी। इसलिए शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि मतलब उन सारी चीज़ों को समझना मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सुंदर चीज़ों को देखकर मोहित नहीं हो रहे हैं, किसी के साथ बुरा हो रहा है और अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, तो फिर आप कैसे इंसान हैं? आपके अंदर की जो भावनाएँ हैं, आपके अंदर की जो अनुभूतियाँ हैं, आपके अंदर के जो अनुभव हैं, वो लग रहा है मर चुके हैं और आप बिल्कुल निस्तेज और अनुपयोगी हो चुके हैं। आप ज़िंदा होकर भी मुर्दा हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर वो बेचैनी नहीं है, आपके अंदर वो अनुभूतियाँ नहीं हैं और जब वो अनुभूतियाँ नहीं हैं, जब वो वास्तविकता नहीं है, तो शुक्ल जी ने इसलिए इतने सारे उदाहरण दिए हमारे सामने। काव्य दृष्टि कहें तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्येतर बाह्य सृष्टि की और कहीं चराचर समस्त समस्त चराचर की, है ना? कि नर, नर के बाहर और संपूर्ण सृष्टि, 3 भाग उन्होंने बताया कि कविता किस-किस पे हो सकती है। तो पहले नर क्षेत्र को लेते हैं। सं संसार में अधिकतर कविता ऐसे क्षेत्र के भीतर नर यानी कि मनुष्य के जीवन, मनुष्य की अनुभूतियाँ, उसके दर्द, दुःख, उन सारी चीज़ों को शुक्ल जी कह रहे हैं कि संसार में जो अधिकतर कविता है वो इसी को लेकर हुई है। मनुष्य या कवि जब इन चीज़ों से बाहर गया तो उसने पशु-पक्षियों बाकी चीज़ों पर किए, फिर उससे भी बाहर गया तो सृष्टि के जो तमाम रहस्य, भेद उनको जानने समझने का उसने प्रयास किया है, कोशिश की है। बाकी शुरू से ही मनुष्य का जो कविता करने का या काव्य रचने का जो सिलसिला रहा है, वो तो इन्हीं सारी चीज़ों के केंद्र में रहा है और शायद इन सारी चीज़ों के केंद्र से वो अपने आप को कभी बाहर कर पाया कि नहीं कर पाया, हमें भी इसका पता नहीं है। नरत्व की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधान का संकलन या उद्भावना ही काव्यों में मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। प्राचीन महाकाव्यों और खंड काव्यों के मार्ग में यद्यपि शेष 2 क्षेत्र भी बीच-बीच में पड़ जाते हैं, पर मुख्य यात्रा नर क्षेत्र के भीतर ही होती है। वाल्मीकि रामायण में यद्यपि बीच-बीच में ऐसे विशद वर्णन बहुत मिलते हैं, जिनमें कवि की मुग्ध दृष्टि प्रधानतः मनुष्यतर बाह्य प्रकृति के रूप में जाल में फंसी पाई जाती है, पर उसका प्रधान विषय लोक चरित ही है और प्रबंध काव्यों के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। रहे मुक्तक या फुटकल पद्य में भी अधिकतर मनुष्य के ही भीतरी बाहरी वृत्तियों से संबंध रखते हैं। साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति में आलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला, वह उद्दीपन मात्र मानी गई। प्रकृति क्या है कि मतलब वास्तविक चित्रण का माध्यम नहीं बनी, बल्कि वो मनुष्य के भावों को उद्दीप्त करने मतलब माध्यम बनी हमेशा। इसलिए प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण आपको बहुत कम मिलेगा। प्रसाद के यहाँ देखिए बहुत सारा मिलता है। यानी आधुनिक कविता ने मध्यकालीन कविता में किया है, लेकिन वो इन्होंने कहा ना कि वो इनकी नर क्षेत्र की जो चेतना है या सौंदर्य है, उसको स्पष्ट करने के लिए, उसकी महत्ता को बताने के लिए ही किया है, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। श्रृंगार के उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं, उनके प्रति रतिभाव नहीं होता, नायक या नायिका के प्रति होता है। वे दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीपन करने वाले होते हैं, स्वयं प्रीति के पात्र या आलंबन नहीं होते। संयोग में वे सुख बढ़ाते हैं और वियोग में काटने दौड़ते हैं। जिस भावोद्रेक और जिस ब्योरे के साथ नायक या नायिका के रूप का वर्णन किया जाता है, उस भावोद्रेक और उस ब्योरे के साथ उनकी नहीं, कहीं नहीं तो उनके नाम गिनाकर ही काम चला लिया जाता है। मनुष्यों के रूप, व्यापार या मनोवृत्ति के सादृश्य साधर्म की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु, व्यापार आदि लाए जाते हैं, उनका स्थान भी गौण ही समझना चाहिए। वे नर संबंधी भावना को ही तीव्र करने के लिए रखे जाते हैं। ठीक है? तो उनका ये कहना है कि जो कुछ प्रकृति का चित्रण बीच-बीच में कवि करता है, वो
मनुष्य की भावनाओं को, जो उसके भाव हैं, उन्हीं को पुष्ट करने के लिए, उन्हीं को उद्दीप्त करने के लिए किया जाता है। ये बात समझने वाली और ये बात जानने वाली बात है। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों में बीच-बीच में पाया जाता है। वहाँ प्रकृति का ग्रहण आलंबन के रूप में हुआ है, इसका पता वर्णन की प्रणाली से लग जाता है। पहले कहा है कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार का हो सकता है, बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण। किसी ने कहा कमल। अब इस कमल पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललय के लिए हुए सफेद पंखुड़ी और झुके हुए नाल आदि के सहित एक फूल की मूर्ति मन में थोड़ी देर के लिए आ जाए या कुछ देर बनी रहे, और इस प्रकार भी कर सकते हैं कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद का अर्थ मात्र समझकर काम चला लिया जाए। काव्य के दृश्य चित्रण में पहले प्रकार का संकेत ग्रहण अपेक्षित होता है और व्यवहार का तथा शास्त्रार्थ में दूसरे प्रकार का बिंब ग्रहण वही होता है जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, वर्ण, आकृति तथा उसके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। वो कह रहा है कि बिंब कहाँ बनता है, जहाँ किसी समुद्र का वर्णन कर रहा है, उसके पास की जो तमाम चीजें उनका वर्णन कर रहा है, लहरों का वर्णन कर रहा है ना, और ढलते हुए सूरज का वर्णन कर रहा है, कभी तो वहाँ एक बिंब बनेगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि बिंब बनाने के लिए उस सारे परिदृश्य को, उस सारे दृश्य को कहीं न कहीं कवि शब्दों के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित करता है। जैसे चित्रकार करता है ना, जैसे आजकल फ़िल्मकार करता है, कैसे उस फ़िल्माता है उसको, और वो सारा का सारा चित्र हमारी आँखों के सामने ज़िंदा हो जाता है। और उसके माध्यम से वो बहुत सारी कल्पनाएँ जैसे हमारी जीवंत हो जाती है, हमारी सच हो जाती है ना? तो उन सारी जब चीज़ों को समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरह से बिंब का क्या महत्व है, बिंब की महत्ता को समझ सकते हैं। बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म ब्योरों पर न दृष्टि जा सकती है, न रम ही सकती है। अतः जहाँ ऐसा पूर्ण और संश्लिष्ट चित्रण मिले, वहाँ समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति को आलंबन के रूप में ग्रहण किया है। और इस प्रकार से उन्होंने पूरा वाल्मीकि का पूरा संस्कृत का श्लोक दिया है, वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ आपको कि वन की भूमि जिसकी हरी-भरी, हरी-हरी घास ओस गिरने से कुछ कुछ गीली हो गई है, तरुण धूप के पड़ने से कैसी शोभा दे रही है। अत्यंत प्यासा जंगली हाथी बहुत शालीन जल के स्पर्श से अपनी सूंड सिकोड़ लेता है। बिना फूल के वन समूह कोहरे के अंधकार में सोए से जान पड़ते हैं। नदियाँ जिनका जल कोहरे से ढका हुआ है और जिनमें सारस पक्षियों का पता केवल उनके शब्द से लगता है, हिम से आर्द्र बालू के तटों से ही पहचानी जाती है। कमल जिनके पत्ते जीर्ण होकर जर गए हैं, जिनकी केसर कर्णिकाएँ टूट-फूट कर छितरा गई हैं, पाले से ध्वस्त होकर नाल मात्र खड़े हैं। है ना? तो मतलब पूरा चित्रण किया उस सुंदरता का कि कहाँ नदी है और कहाँ फूल झर रहे हैं और कहाँ उसकी पक्षी कहाँ कलरव कर रहे हैं और सारस कहाँ जा रहे हैं। है ना? तो उस प्रकृति की सुंदरता का, उस प्रकृति की वास्तविकता का वर्णन करना, उस वास्तविकता को समझना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का इसी रूप में ग्रहण कुमार संभव क्या आरंभ तथा रघुवंश के बीच बीच में मिलता है। नाटक यद्यपि मनुष्य ही के भीतर बाहरी वृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं, और भवभूति अपने मार्मिक और तीव्र अंतर्वृत्ति विधान के लिए ही प्रसिद्ध है। भवभूति आप जानते ही हैं, बड़े कवि थे वो भी। इन्होंने उत्तर रामचरितमानस की रचना की थी। पर उनके उत्तर रामचरित में कहीं कहीं प्रकृति के बहुत ही सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं, पर मनुष्यतर बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता मेघदूत में मिलती है, वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं। पूर्व मेघ तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की ही एक मनोहर झांकी या भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है। मतलब मेघदूत जो कालिदास का, उसमें किस प्रकार से मेघ खुद मनुष्य के रूप में उसको चित्रित किया है कवि ने। हाँ, वो माध्यम नहीं है, खुद जैसे कोई इंसान जा रहा है, उस बादल को उन्होंने उस तरह से वर्णन किया है, उसकी अनुभूतियों को, उसके प्रेम को, उसकी गहराई को कालिदास ने बहुत ही मार्मिक तरीके से उसको और पूरा
प्रभावशाली तरीके से चित्रण किया है, वो आज भी क्लासिक है। तो उसको और उसकी वास्तविकता को भी समझने की आवश्यकता है, उसको और उसकी वास्तविकता को भी जानने की आवश्यकता है। जो इस स्वरूप को ध्यान में अपने को भूलकर कभी-कभी मग्न हुआ करता है, वह गुम-गुम कर प्रकृता दे या न दे, चंदा इकट्ठा करे या न करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या न निकाले, सच्चा देश प्रेमी है। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला की विचित्रता। वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक कवि की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी-सादी प्रेम दृष्टि, है ना? ये बता रहे हैं कि मतलब जो सबसे भावुक कवि है कालिदास, वो किस प्रकार से भारत भूमि की विशिष्टता और महत्ता को कितनी गहराई और कितनी दृढ़ता के साथ हमारे सामने अभिव्यक्त करते हुए नजर आते हैं कालिदास। अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूपों में, कहीं रूखे बेडोल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसकी अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं, बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसाद के सौरभ संचार मरकंद लोलुप मधु गुंजार कोकिल कुंजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर इत्यादि की ही चर्चा किया करते हैं। वे विषि या भोग लिप्सु है। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिमबिंदु मंडित मरकताभास स्वादल जाल अत्यंत विशाल गिरिशिखर से गिरते हुए जल प्रपात के गंभीर गर्त में उठी हुई शिखर निहारिका के बीच विविध वर्ण स्मरण की विशालता भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं। वे तमाशबीन है, सच्चे भावुक या सहृदय नहीं। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूप में रमने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि कालिदास भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेवे के कवियों ने मुक्तक रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की दृष्टि से किया है। प्रबंध रचना में जो थोड़ा बहुत संश्लिष्ट वर्णन किया है, वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को लेकर ही। अंग्रेजी के पिछले कवियों में वर्ड्सवर्थ आदि की दृष्टि सामान्य चिर परिचित सीधे साधे प्रशांत और मगर मधुर दृश्यों की ओर रहती थी, पर शैली की असाधारण भव्य और विशाल की ओर। साचर संभूत रस के प्रभाव से सामान्य सीधे साधे चिर परिचित दृश्यों में कितने माधुर्य की अनुभूति होती है। पुराने कवि कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल से सिक्त तुरंत की जोती हुई धरती तथा उसके पास बिखरी हुई भोली चितवन वाली ग्राम वनिताओं में साफ सुथरे ग्राम्य चैत्यों और कथा गोविंद ग्राम वृद्धों में इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया था। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं। देखिए मतलब कहा ना किस प्रकार से उस जो कृषक जो समाज है जो जीवन है उसकी जो जिंदगी है वो किस प्रकार से मौसमों पर कैसे निर्भर रहती है और उसको कवि किस तरह से अपनी कविता में गहराई से दर्ज कर रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नागार्जुन की कविता है ना, बादल को गिरते देखा है, वो किस प्रकार से उस बादल के बारे में, हिमालय के बारे में, कालिदास के जीवन के बारे में जैसे का काली नागार्जुन बड़ी गहराई के साथ लिख रहे हैं। उस कविता को पढ़िएगा, हमने शायद वीडियो भी बनाया है उस कविता को लेकर के। तो एक कवि का जो संसार होता है, उसकी जो अनुभूतियां होती कितनी गहन होती है। चिड़चिड़ी बुढ़िया की जिस झोपड़ी के पास से हम कुरम आते जाते थे, उसकी मधुर स्मृति हमारी भावना को बराबर लीन किया करती है। बड्डी की झोपड़ी में न कोई चमक दमक थी, न कला कौशल का वे चित्र। मिट्टी की दीवार पर फूस का छप्पर पड़ा था। नींव के किनारे चढ़ी हुई मिट्टी पर सत्यानाशी के नीलाभ हरित कटीले कटावदार पौधे खड़े थे, जिनके पीले फूलों के गोल संपुटों के बीच लाल लाल बिंदियां झलकती थी। सारांश यह है कि केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति
वासना के रूप में बनी हुई है। जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, वही पूरे सहृदय या भावुक कहे जा सकते हैं। वन्य और ग्रामीण दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन है। दोनों पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदी नालों और पर्वत मैदानों के बीच व्यतीत होते हैं। अतः प्रकृति के अधिक रूपों के साथ संबंध रखते हैं। हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के संबंध तोड़कर बड़े नगरों में आ बसे हैं, पर उनके बिना रहा नहीं जाता। हम उन्हें हर वक्त पास न पाकर उसे घेरे में बंद करते हैं और कभी कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। अब देखिए कि पहले लोग जंग मतलब उस तरह से प्रकृति के साथ रहते थे। अब तो हम जंग शहरों में आ गए ना, महानगरों में, तो यहाँ पे भी लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं और सबको उसको बंद करके रखते हैं। इसकी बात बोल रहा है कि हम मतलब हम उनकी आज़ादी, जैसे उनकी गुलामी हमारी आज़ादी, हम अपने सुख के लिए उनको बंदी बना के रखते हैं। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि मतलब ये कैसी मनुष्य की अनुभूतियाँ हैं कि मनुष्य महानगरों में, इन कंक्रीट के इन इन घरों में, इन फ्लैटों में आके फ्लैट हो चुका है और उसका जीवन की जो वास्तविकताएँ हैं, जो जीवन की सच्चाइयाँ, जैसे उनसे उसका कोई वास्ता लगातार कम होता गया, टूटता चला गया है। हमारा साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बनता और हम कबूतर हमारे घर के छज्जों के नीचे सुख से सोते हैं। गोरे हमारी घर के भीतर आ बैठते हैं। बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याऊं म्याऊं करके मांगती है या चोरी करके ले जाती है। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं और वासुदेव जी यानी सांप कभी कभी दीवार फोड़कर निकल पड़ते हैं। बरसात के दिनों में जब सूखी चूने की कड़ाई की परवाह न कर हरी हरी घास पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानो हमें ढूंढती हुई और कहती है कि तुम हमसे क्यों दूर दूर भागे फिरते हो। देखिए प्रकृति के जब मौसम बदलते हैं उसकी अनुभूति आप कीजिए। यहाँ महानगर में तो शायद हम, मैं तो भूल ही गया मौसम क्या बदलना क्या होता है, कब सर्दी है, कब गर्मी है, कब बरसात है, भूल ही जाते हैं। एक ही तरह की जिंदगी चल रही है। जब आप जाएँगे पूरा गाँव ग्रामीण इलाके में, तो मतलब मौसम बदलता है तो किस प्रकार से प्रकृति, जब बारिश होती है तो उस मिट्टी से एक अलग ही तरह की गंध आती है, फूलों की अलग गंध आती है, सूर्य अलग लगता है, चंद्रमा अलग लगता है, रातें अलग लगती है। चाँदनी रात को महसूस कीजिए कभी आप, या फिर अमावस्या की रात को महसूस कीजिए गहन अंधेरे में जाकर के। हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, जो निराला ने राम की शक्ति भुजा में लिखा ना, हम पढ़ रहे थे उसको ना, कि अमावस्या की रात में कितना अंधेरा है। यहाँ शहरों में तो सब तरफ लाइट ही लाइट है, चमाचम, कुछ पता ही नहीं चलता है कि साला कब रात हो रही है और कब दिन हो रहा है ना? तो उस जीवन और उस जीवन की जो वास्तविकता है, उसका जो अंतर्द्वंद है, उसको शुक्ल जी यहाँ कहीं न कहीं बड़े विस्तार के साथ हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें अगर उन सारी चीज़ों का पता ही नहीं, अगर हम उन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो उसके बाद मतलब उसकी स्थिति में हमारी क्या दशा होगी, हमारी मनोस्थिति क्या होगी, हमारा मनोविज्ञान क्या बनेगा उस दरमियान। वो कह रहे हैं कि जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूँढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है, जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व का आभास देता है। संपूर्ण सत्ताएँ एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत है। अतः बुद्धि ही की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुँचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व सत रस के प्रभाव में पहुँचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती है ना? तो कह रहा है कि किस प्रकार से हम उस समन्वय को समझने की आवश्यकता है, जो मनुष्य और प्रकृति के साथ होता है। अगर हम उस समन्वय को नहीं समझेंगे, तो उनका कहना है कि उसके बिना हमारी जो मनुष्यत्व की जो साधना है, मानव मनुष्य बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो हमेशा अधूरी रहेगी। और उस प्रक्रिया को अगर हम अधूरा ही रखना चाहते हैं, अगर उसके महत्व को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर कोई दूसरा उसके लिए क्या कर सकता है? मैंने कहा ना कि निबंध बहुत लंबा है, लेकिन आप इत्मीनान से सुनिए, या तो मेरे को सुनिए या फिर आप खुद पढ़िए। आपको समझ में आएगा बहुत सारी चीज़ें। मैंने कहा ना कि एक बार में समझ में नहीं आएगा ये। इसको कई बार समझना पड़ेगा, कई बार सुनना पड़ेगा, तब आपको इसके भाव, इसकी अनुभूतियाँ और इसकी सहजता समझ में आएगी। और जो सहृदय पाठक होगा, वो तो जल्दी समझ पाएगा। उसकी जो भीतर की जो करुणा है, जो करुणा का भाव है, उसको जल्दी उस संसार के साथ जोड़ देगा, और जब जोड़ेगा, तो उससे जो अनुभूति हमारे सामने पैदा होगी, प्रकट होगी, उस अनुभूति और उस अनुभूति की जो वास्तविकता है, हम शायद उस अनुभूति के बाकी सारे आयामों को, बाकी सारी वास्तविकताओं को
समझ सकते हैं या जान सकते हैं। अब देखिए मार्मिक तथ्य यानी कि कविता मर्म से ही तो पैदा होती है। आप भावुक नहीं है, इमोशनल नहीं है तो कविता कैसे पैदा होगी? हृदय का उन चीज़ों के साथ टचिंग होना चाहिए ना। मनुष्यतर प्रकृति के बीच रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। पशु पक्षियों के सुख दुख हर्ष विषाद राग द्वेष तोष क्षोभ कृपा क्रोध इत्यादि भावों की व्यंजना जो उनकी आकृति चेष्टा शब्द आदि से होती है वह तो प्राय बहुत प्रत्यक्ष होती है। कवियों की उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्राय नहीं होती। तथ्यों का आरोप या संभावना अलबत्ता वे कभी कभी किया करते हैं पर इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन को काव्य के क्षेत्र से घसीटकर सूक्ति या सुभाषित के क्षेत्र में डाल देता है। अब देखिए कविता लिखना और वो आदर्श वाक्य लिखना दोनों में फर्क है ना? एक कविता लिख रहा कवि अलग होता है और एक आपको उपदेश दे रहा होगा जो फ़कीर होगा, संत होगा उसकी बात अलग होगा। प्रीचर जिसको बोलते हैं ना धर्म उपदेशक। तो कविता का जो संसार है, जो कविता की जो अनुभूतियाँ हैं, वो हमारे जीवन में कहाँ से कैसे जुड़ती है और कविता और एक उपदेश, एक आदर्श वाक्य कहना दोनों में बहुत फ़र्क है। सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये आदर्श है, कविता नहीं है। इस तथ्य को हम समझ पाएँगे तो शायद शुक्ल जी की जो दृष्टि है और आधुनिक कविता के जो तमाम आयाम हैं, जो तमाम दृष्टियाँ हैं, उनकी विशिष्टता और उनकी विविधता को भी हम समझ पाएँगे। उनके तमाम भावों की हम और गहरी पड़ताल कर पाएँगे। पर इस प्रकार का आरोप कभी भी कथन को काव्य के क्षेत्र में घसीटकर सूक्ति या सुभाषित क्षेत्र में डाल देता है। जैसे कौवे सवेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं? वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता बड़ा आ रहा है, कहीं धोखे से हमारा भी नाश न कर दे। यह सूक्ति मात्र है, काव्य नहीं। जहाँ काव्य केवल आरोपित या संभावित रहते हैं, वहाँ वे अलंकार रूप में ही रहते हैं। पर जिन तथ्यों का आभास हमें पशु-पक्षियों के रूप, व्यापार या परिस्थिति में ही मिलता है, वे हमारे भावों के विषय वास्तव में हो सकते हैं। मनुष्य सारी पृथ्वी छेंकता चला जा रहा है, जंगल काट-काट कर खेत, गाँव और नगर बनते चले जा रहे हैं। पशु-पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है, उनके सब ठिकाने पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है। वे कहाँ जाएँ, कुछ तो हमारी गुलामी करते हैं, कुछ हमारी बस्ती के भीतर या आस-पास रहते हैं और छीन झपट कर अपना हक ले जाते हैं। हम उनके साथ बराबर ऐसा ही व्यवहार करते हैं मानो उन्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। इन तथ्यों का सच्चा आभास हमें उनकी परिस्थिति से मिलता है, अतः उनमें से किसी की चेष्टा विशेष में इन तथ्यों की मार्मिक व्यंजना की प्रतीति काव्यानुभूति के अंतर्गत होगी। यदि कोई बंदर हमारे सामने से कोई खाने-पीने की चीज़ उठा ले जाए और किसी पेड़ के ऊपर बैठा-बैठा हमें गुड़की दे, तो काव्य दृष्टि से हमें ऐसा मालूम होता है कि देते हैं गुड़की यह अर्थ ओज हरि हरि जीने का हमारा अधिकार क्या न गया रह। पर प्रतिषेध के प्रसार बीच तेरे नर क्रीड़ा में जीवन उपाय है हमारा यह। दानी जो हमारे रहे वे भी दास तेरे हुए, उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह। फूली फली उनकी उमंग उपकार की तू छेकता है हमारा, हम जाए कहाँ तू हुई कह। पेड़ पौधे लता गुल्म आदि भी इसी प्रकार कुछ भावों या तथ्यों की वंदना करते हैं जो कभी कभी कुछ गूढ़ होते हैं। सामान्य दृष्टि में वर्षा की झड़ी के पीछे उनके हर्ष और उल्लास को, ग्रीष्म के प्रचंड आताप में उनकी शिथिलता और म्लानता की, शिशिर के कठोर शासन में उनकी दीनता को, मधुर काल में उनके रसोन्माद उमंग और रास को, प्रबल बात के झकोरों में उनकी विकलता को, प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती है। इस प्रकार भावुकों के समक्ष वे अपनी रूप चेष्टा आदि द्वारा कुछ मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। हमारे यहाँ के पुराने अत्युक्तिकारों ने कहीं-कहीं इस व्यंजना की ओर ध्यान दिया है। कहीं-कहीं का मतलब यह है कि बहुत जगह उन्होंने
अपनी भावना का आरोप किया है। उनकी रूप चेष्टा या परिस्थिति से तथ्य चयन नहीं, पर उनकी विशेष विशेष परिस्थितियों की ओर भावुकता से ध्यान देने पर बहुत से मार्मिक तथ्य सामने आते हैं। कोसों तक फैले कड़ी धूप में तपते मैदान के बीच एक अकेला वटवृक्ष दूर तक छाया फैलाए खड़ा है। हवा के झोंकों से उसकी टहनियाँ और लतें पत्ते हिल हिलाकर मानो बुला रहे हैं। हम धूप से व्याकुल होकर उसकी ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसकी जगह जड़ के पास एक गाय बैठी आंखें मूंदे जुगाली कर रही है। हम लोग भी उसी के पास आराम से जा बैठते हैं। इतने में कुत्ता जीभ बाहर निकाले हाँफता हुआ उस छाया के नीचे आता है और हम में से कोई उठकर उसे छड़ी लेकर भगाने लगता है। इस परिस्थिति को देख हम में से कोई मनुष्य, कोई भाव पुरुष उस पेड़ को इस प्रकार संबोधन करे तो कह सकता है। कहते हैं कि मतलब पशु पक्षी कैसे आते हैं। कुत्ता आता है, हम लोग कैसे उसके पीछे पत्थर लेके भागते हैं कि काया की न छाया या केवल तुम्हारी ध्रुम अंतस के मर्म का प्रकाश यह छाया है। भरी है इसी में वह स्वर्ग स्वप्न धारा अभी, जिसमें न पूरा पूरा नर बह पाया है। शालिसार शीतल प्रसार यह छाया धन्य, प्रीति सा पधारे पसारे इसे कैसी हरि काया है। हे नर तू प्यारा इस तरु का स्वरूप देख, देख कि फिर घोर रूप तूने जो कमाया है ना। मतलब उस सुंदरता को कैसे वर्णन कर रहा है कि प्रकृति ने जो कुछ मनुष्य को दिया है, मनुष्य उसके प्रति कितना उदार है, कितना उसके प्रति अपना शुक्रिया अदा करता है, ये भी महत्वपूर्ण बात है ना। तो हमने कहा ना कि नर क्षेत्र और उसके अन्य क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो बहुत सारे आयाम, बहुत सारी दृष्टियां कैसे हमारे सामने आने लगती है। ऊपर नर क्षेत्र और मनुष्येतर सजीव सृष्टि के क्षेत्र का उल्लेख है। काव्य दृष्टि कभी तो इन पर अलग अलग रहती है और कभी समष्टि रूप में समस्त जीवन क्षेत्र पर। कहने की आवश्यकता नहीं कि विचित्र दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। काव्य के अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य दृष्टि सजीव सृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती और प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कहलाती है। भूमि, पर्वत, चट्टान, नदी, नाले, टीले, मैदान, समुद्र, आकाश, मेघ, नक्षत्र इत्यादि की रूप गति आदि से भी हम सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता, भव्यता, विचित्रता, उदासी, उदारता, संपन्नता इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं। कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ती हुई घटा की श्यामल स्निग्धता और शीतलता का अनुभव मनुष्य क्या पशु पक्षी पेड़ पौधे तक करते हैं। अपने इधर उधर हरी हरी लहलहाती प्रफुल्लता का विधान करती हुई नदी की अविराम जीवन धारा में हम द्रवीभूत और औदार्य का दर्शन करते हैं। पवन की ऊंची चोटियों में विशालता और भव्यता का, वात विलोड़ित जल प्रसार में क्षोभ और आकुलता का विकिरण घनखंड, मंडित रश्मि रंजित सांध्य दिग्गजल में चमत्कारपूर्ण सौंदर्य का ताप से तिल मिलाती धरा पर धूल झोंकते हुए अंधड़ के प्रचंड झोंकों में उग्रता और उच्चृंखलता का, बिजली की कांपने वाली कड़क और ज्वालामुखी के ज्वलंत स्फोट में भीषणता का आभास मिलता है। ये सब विश्व रूपी महाकाव्य की भावनाएं या कल्पनाएं हैं। स्वार्थ भूमि से परे मनुष्य पहुंचे हुए सच्चे अनुभूति योगी या कवि इसके दृष्टा मात्र होते हैं, है ना। इसलिए वो करुणा के जितने भी आयाम है, जितनी भी दृष्टियां, उन सारी चीजों को शुक्ल जी यहाँ बता रहे हैं कि अगर उन सारी चीजों को हम समझते हैं, यानी कहा ना कि प्रकृति के जितने भी कारोबार है उनसे हम कितना प्रभावित होते हैं, हमारी अनुभूतियां उनको कितना महसूस कर पाती है ना। तो उन सारी चीजों के साथ हमारा क्या सरोकार रहता है, क्या दृष्टिकोण रहता है, क्या आइडिया रहता है, उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार या परिस्थितियां अनेक मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करती है। जीवन में तथ्यों के साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा मार्मिक उद्घाटन कहीं कहीं हमारे यहाँ के अन्योक्तिकारों ने किया है। जैसे इधर नक्षत्र के बीच देखते हैं तो सुख, समृद्धि और संपन्नता की दशा में दिन रात घेरे रहने वाले, स्तुति का खासा कोलाहल खड़ा करने वाले, विपत्ति और दुर्दिन में पास नहीं फटकते। उधर जड़ जगत के भीतर देखते हैं तो भरे हुए सरोवर के किनारे जो पक्षी बराबर कलरव करते रहते हैं, वे उसके सूखने पर अपना अपना रास्ता लेते हैं।
इसी प्रकार सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टि वालों को और गुण व्यंजना भी मिल सकती है। अपने इधर-उधर हरियाली और प्रफुल्लता को विधान करने के लिए आवश्यक है कि नदी कुछ काल तक एक बंधी हुई मर्यादा के भीतर बहती रहे। वर्षा की उमड़ी हुई उच्छृंखलता में पोषित हरियाली और प्रफुल्लता का ध्वंस सामने आता है, पर यह उच्छृंखलता और ध्वंस अल्पकालिक होता है और इसके द्वारा आगे के लिए पोषण की गई शक्ति का संचय होता है। उच्छृंखलता नदी की स्थायी वृत्ति नहीं है। नदी के इस स्वरूप के भीतर सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि लोक गति के रूप स्वरूप का साक्षात्कार करती है। लोक जीवन की धारा जब एक बंधे मार्ग पर कुछ काल तक अबाध गति से चलने पाती है, तभी सभ्यता के किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर सुख शांति की प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन प्रवाह क्षीण और अशक्त पड़ने लगता है और गहरी विपस्ता आने लगती है, तब नई शक्ति का प्रवाह फूट पड़ता है, जिसके वेग की उच्छृंखलता के सामने बहुत कुछ ध्वंस भी होता है। पर यह उच्छृंखलता वेग जीवन का या जगत का नित्य स्वरूप नहीं है ना? होता है ना, जब ट्रांसफॉर्मेशन होने की स्थिति होती है, नई चीजें आने होती है, तो किस प्रकार से हम पुरानी चीजों से अपने आप को बाहर करने लगते हैं, है ना? जैसे नदी में होता है ना, तूफान आता है किस प्रकार से, और उससे किस तरह से बाकी चीजें चेंज हो जाती है। तो उस वास्तविकता को भी समझने की आवश्यकता है ना। और शुक्ल जी तो बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही खुले विचार के लेखक के रचनाकार हैं। तो उनकी रचनाओं को पढ़ के हम बहुत सारे आर्गुमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अपनी दृष्टि नज़र को रख सकते हैं। तो उस लिहाज से भी शुक्ल जी का बड़ा योगदान है। और जो तीसरी जो बात कहते हैं कि नर क्षेत्र और नर क्षेत्र के बाहर की 3 क्षेत्र की बात कर रहे थे हम ना, नर, नर के बात और संपूर्ण सृष्टि की बात जब कर रहे हैं, तो उन सारे सिलसिलों को शुक्ल जी बड़े विस्तार से हमारे सामने रखते हैं। पहले कहा जा चुका है कि नर क्षेत्र के भीतर वृद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गंभीर कही जाएगी। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इस विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यापक सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचता रहता है जहाँ उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है। उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है। सही बात है कि हम जब उस व्यापक संसार में पहुंचते हैं, तो हमारा अनुभूति का जो दायरा है बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारा विचार बदल जाता है, वो सारी चीजें बदल जाती है। तथ्य चाहे नरक्षेत्र के ही हो, चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के हो, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ गूढ़ होते हैं। सही है। कुछ चीजें जो हमें स्पष्ट समझ में आती है और कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती है। तो उस गूढ़ और उस अगूढ़ की जो वास्तविकता है, उसको समझने की और जानने की आवश्यकता पड़ती है। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे, उसे उस भाव का आलंबन करना चाहिए। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियां उपस्थित करती है, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना की योजना होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। ये बात पता ही है आपको कि कोई चीज हम जानेंगे तभी तो उसको अनुभव करेंगे, उसके बारे में कल्पना करेंगे। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है, और इस तथ्य को, इस सत्य को हमें समझने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है। आरंभ में मनुष्य की चेतना सत्ता अधिकतर इंद्रिया ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही। फिर ज्यो ज्यो अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक होता गया। जब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया, अतः उसके विस्तार के साथ हमें उसके हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी, उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी वह हमारे किसी भाव या आलंबन हो सके। कवियों का काम है उच्च काव्य का एक लक्षण लक्षण होगा।
कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छिपे होंगे, है ना? कि कवि कितनी गहराई में जाता है और उन सारी चीज़ों को किस प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत करता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना? और हमने कहा ना कि ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार है, तो उस सारे प्रसार की जो महत्ता है, उसकी विशिष्टता को हम समझेंगे तो बाकी सारी चीज़ें हमें शनैः-शनैः समझ में आने लगेगी। काव्य और व्यवहार अगला पॉइंट हम उस पर बातचीत करेंगे। मैंने कहा ना निबंध बहुत लंबा है, इसलिए पेशेंस के साथ सुनिए और बार-बार सुनिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा वो। करत-करत अभ्यास के रास्ते को चुनना है और इसको बार-बार सुनना है, समझना है और पढ़ना है। तो कविता क्या है, निबंध आप समझ जाएँगे और उसकी विशिष्टता और उसके भावबोध को भी समझ पाएँगे। ठीक है? हम एक बार पूरा पढ़ेंगे निबंध को, उसके बाद हम पॉइंट-पॉइंट पा करके बाकी जो कुछ सवाल होंगे उनको भी लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो जितने भी विस्तृत पॉइंट हैं उनको भी समझेंगे और उसको वर्तमान संदर्भ में तो हम जोड़ते ही जा रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि इसको बार-बार पढ़ने की आवश्यकता है, बार-बार सुनने की आवश्यकता है, इसलिए आप वीडियो पूरा सुनिए हमेशा आप। एक बार नहीं तो 2 बार, 4 बार, 5 बार सुनिए, फिर से सुनिए उसको। अगर सुनते रहेंगे तो बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे फैक्ट आपको पता चलेंगे। ठीक है? तो अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए और केके की हिंदी के नाम से हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मस्त रहिए। गिव अप नहीं करना है। नेवर गिव अप।